मैंडेला मर्डर्स एपिसोड 1। कहानी स्टार्ट होती है एक फिक्शनल नॉर्थ इंडियन टाउन। वहाँ के गांव के लोग एक कम्युनिटी के अगेंस्ट हो जाते हैं, जैसे अयस्ती बोला जाता है। ये लोग कुछ अजीब से एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं एक बेसमेंट टाइप जगह में, जहाँ एक साईफाई टाइप मशीन है जिसे अयस्त यंत्रा कहते हैं, और एक ब्राइट नीला पत्थर है जिसे मानी बोला जाता है। यहाँ दो इंसानी बॉडीज हैं, शायद दोनों डेड हैं, और उनके बीच ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन चल रही होती है। साथ ही एक मिडिल एज्ड अयस्ती औरत एक छोटी लड़की को ये सब एक्सप्लेन कर रही होती है। उसका कहना होता है कि असली प्रोसेस तो तब स्टार्ट होता है जब एनर्जी ट्रांसफर होती है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। ये सब बदला लेने के लिए किया जा रहा होता है सोसाइटी से जो अयस्तीज के साथ बुरा हुआ था, उसका रिवेंज लेने के लिए। अगर ये प्रोसेस फेल हो गया तो फिर अयस्तीस को फिर से बहुत वक्त तक वेट करना पड़ेगा। इस चैम्बर या फिर बेसमेंट में सब कुछ रुक्मणी घोस्ट रोल में श्रिया हैंडल कर रही होती है। वो मानी को एक बॉडी के सेंटर में रख कर प्रोसेस स्टार्ट करती है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि गांव के लोग ऑलरेडी बाहर पहुंच गए हैं और किसी भी वक्त अटैक कर सकते हैं। रुक्मणी अपने दोस्तों से कहती है कि वो दरवाजे पर नजर रखें जब तक ये रिटायल कंप्लीट ना हो जाए। प्रोसेस चल ही रहा होता है और जिसमें मानी है वही बॉडी धीरे धीरे अलाइव दिखने लगती है, लेकिन तभी कोई आग लगा देता है और पूरा प्रोसेस बर्बाद हो जाता है। रुक्मणी चिल्लाती है, लेकिन उसके पास मौरन करने का वक्त नहीं होता। एक और अयस्ती औरत उससे कहती है कि वो यंत्रा और मनी लेकर भाग जाए, क्योंकि अगर ये टूल्स सेफ हैं और रुक्मणी जिंदा है तो अयस्तीस की उम्मीद अभी भी जिंदा है। तभी गांव वाले अंदर घुस जाते हैं। जो औरत रुक्मणी को भागने को बोलती है वो शांति से उनके सामने जाकर एक बड़ी सी बोतल, शायद एसिड, गिरा देती है। एक एक्सप्लोजन होता है। लास्ट सीन में रुक्मणी का फेस देखते हैं जिससे लगता है कि शायद वो बच नहीं पाई, और यहीं पे ये पूरी कहानी खत्म हो जाती है। प्रेजेंट टाइम में एक सस्पेंडेड पुलिस ऑफिसर विक्रम सिंह अपने होम टाउन वापस आता है अपने फादर विश्वनाथ के साथ। उसके फाइनेंस कविता कोमा में है। अभी तक क्लियर नहीं है कि क्या हुआ था, लेकिन लगता है कोई एक्सीडेंट हुआ था। विक्रम के छोटे भाई पवन की मौत तब हुई थी जब दोनों छोटे थे। विक्रम साइकिल चला रहा होता है और पवन उसके पीछे बैठा था। एक्सीडेंट में पवन मर गया, पर ये सभी उस दिन ही हुआ था। उनकी माँ वसुधा भी मिसिंग है। लोगों का कहना है कि वसुधा ने पवन को वरुणा जंगल ले जाने का कहा था और फिर दोनों कभी वापस नहीं आए। पवन का बॉडी तो मिल गया, लेकिन वसुधा सिर्फ एक पर्स छोड़ गई थी। उस पर्स में एक कॉइन था जिसमें एक अजीब सा सिंबल बना हुआ था। तो विक्रम की लाइफ पहले से ही ट्रेजेडी से भरी हुई थी, एकदम क्लासिक। वो गांव जाते हैं। ट्रेन में विक्रांत और विश्वनाथ की मुलाकात एक फोटोग्राफर से होती है। नाम है अभिषेक। विक्रम उसके बैग से प्रेस का स्टिकर और उसका कट चुका अंगूठा नोटिस करता है। अभिषेक बताता है कि वो दिल्ली से है और गांव किसी काम के लिए जा रहा होता है। अगली सुबह विक्रम अपने चाइल्डहुड फ्रेंड और लोकल कॉप प्रोमड के साथ बैठा होता है, बातें कर रहा होता है। उसी वक्त विश्वनाथ पानी में स्नान कर रहा होता है। तभी एक डेड बॉडी पानी में तैरती हुई विश्वनाथ के पास आ जाती है और वो जोर से चिल्लाता है। ये नॉर्मल बॉडी नहीं होती। सर, हाथ और पैर अलग अलग काट दिए गए होते हैं और फिर सबको सूरज के शेप में जोड़ दिया गया होता है, जहां सर बीच में होता है। सबसे ज्यादा शॉकिंग बात ये होती है कि ये बॉडी उसी अभिषेक की होती है जिसे उन्होंने ट्रेन में मिला था। और ये सिर्फ नहीं, अभिषेक के सर पर वही सिंबल कवर्ड होता है जो विक्रम ने अपनी माँ वसुधा के कॉइन पे देखा था। अब कहानी और भी ज्यादा क्रीपी और मिस्टीरियस हो जाती है।
अनाया शुरू के कुछ मिनटों में थोड़ी आउट ऑफ प्लेस लगती है, लेकिन जल्दी समझ आ जाता है कि वो पूरी कहानी का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है। वो किसी एंगल से हेल्पलेस या बेचारी टाइप करेक्टर नहीं है। अनाया एक मिडिल एज पॉलिटिशियन की वाइफ है। उसका हस्बैंड फिलहाल बेड पर पड़ा है, बिल्कुल हेल्पलेस। इस वजह से अनाया ही सब कुछ संभाल रही होती है और होनेस्टली लगता है कि वो अपने हस्बैंड से बेटर काम कर रही है। जल्दी ही पता चलता है कि अभिषेक जो ट्रेन में मिला था और जिसकी ब्रूटल मर्डर हुआ, एक्चुअली अनाया के लिए काम कर रहा होता है। अभिषेक जब इन लोगों की फोटोज खींच रहा होता है तब वो पकड़ा जाता है और उस पे अटैक होता है, लेकिन ये भी क्लियर कर दिया जाता है उसकी मौत संजय और विजय ने नहीं, क्योंकि वो अपनी माँ से कहता है अगर हम मरते तो लाश मिलती ही नहीं। पर अनाया इस मूवमेंट को एक अपॉर्चुनिटी की तरह लेती है। उसका लोकल पुलिस पर फुल कंट्रोल है तो वो पुलिस से संजय और विजय को अरेस्ट करवा लेती है। उसे पता होता है कि उनका तीसरा भाई बाउंटी, जो एक बेवकूफ और इम्पल्सिव टाइप बंदा है, जरूर कुछ उल्टा ही करेगा और वही होता है। बंटी इनकाउंटर का टिप मिलता है, एक कांस्टेबल को मारना होता है और माहौल पूरा क्योटिक हो जाता है। अब अनाया के पास चीफ मिनिस्टर को ब्लैकमेल करने का मटेरियल आ गया है। अभी के लिए लगता है कि उसका टारगेट एक पॉलिटिशियन पार्टी का टिकट लेना है। एक और ट्विस्ट भी मिलता है, अनाया कविता की बहन है, वही कविता जो कोमा में है और विक्रम की फियांसे है। मतलब अनाया और विक्रम के बीच एक पर्सनल कनेक्शन भी है और जब ये दोनों अभिषेक के घर के पास होते हैं उसकी विंडो से मिलने तो उनकी बॉडी लैंग्वेज और बातों से लगता है कि पास्ट में इनके बीच कुछ चल रहा होता है। इससे एक और चीज भी क्लियर हो जाती है, अभिषेक ने ट्रेन में झूठ बोला था कि जब उसने कहा था कि गाँव नहीं, क्लियरली वहीं कहा था, तभी तो उसकी वाइफ यहाँ रह रही थी और उसका लिंक अनाया के साथ भी है। एक्सपेक्ट नहीं था कि इस एपिसोड में विक्रम की मां वसुधा के बारे में इतना कुछ दिखाया जाएगा, लेकिन हमें काफी कुछ मिलता है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है वसुधा, पवन और उनकी मां और उसका दोस्त उर्मिला वरुणा फॉरेस्ट जाते हैं। ये जंगल कुछ मिस्टीरियस और दूसरी दुनिया जैसे लगता है। जंगल के अंदर एक टनल होती है जो नीचे की तरफ जा रही होती है। स्टेयर्स के साथ टनल के अंदर लाइट काफी होती है, अलग सी शाइन करता है। वसुधा और मेला को ऊपर रोकने के लिए बोलती है, खुद नीचे चली जाती है। वहाँ एक बोल्ड आदमी होता है और वहीं यंत्रा भी होता है जो स्टार्टिंग में दिखाया गया था। वसुधा उस मशीन में कॉइन डालती है, एक चमत्कार मांगती है। बैलेड आदमी कहता है हर विश की एक कीमत होती है। उस बदले वसुधा को अपना अंगूठा देना पड़ता है। जैसे ही वो अपना थंब मशीन में डालती है वो उसे काट देता है। वसुधा दर्द से चिल्ला उठती है। आदमी कहता है तुम्हारी विश पूरी हो जाएगी, लेकिन तुरंत एक एनर्जी ब्लास्ट होता है, एक जोर का धमाका जिसमें उर्मिला हवा में उछल जाती है जैसे कोई फुटबॉल हो और पवन की भी डेथ हो जाती है जिसका बॉडी बाद में मिला था। इस सब से क्लियर होता है यंत्रा के प्रोसेस में कुछ तो गड़बड़ थी। जो मिरेकल वसुधा मांग रही थी उसका नतीजा कुछ और ही निकला, या उस प्रोसेस को रोक दिया गया या उसमें कोई और फोर्स बीच में आ गई थी। अभिषेक के साथ एग्जैक्टली क्या हुआ ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ। शो में हमें अब तक पूरा सच नहीं बताया, लेकिन उम्मीद है बाकी एपिसोड में रिवील होगा। एपिसोड के एंड काफी मिस्टीरियस होता है। हम देखते हैं कोई अननोन पर्सन अभिषेक के साथ कुछ कर रहा होता है। सीन बिल्कुल वैसे ही लगता है जैसे स्टार्टिंग हुई थी। रुक्मणी ने किसी बॉडी पर मनी रखकर एक्सपेरिमेंट शुरू किया था, तो क्या कोई दोबारा वही रिटायल रिपीट कर रहा है? क्या अब अभिषेक की बॉडी के थ्रू कुछ एक्टिवेट होने वाला है? अब इन सब से दूर दिल्ली में एक और ट्रैक चालू होता है जहां सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की ऑफिसर रिया थॉमस उस गांव के केस में इंटरेस्टेड दिखाती है। पता नहीं क्यों, लेकिन रिया को इस केस की काफी अंदर से महसूस होती है। उनका बॉस नवीन उस फील्ड में भेजना नहीं चाहता क्योंकि रिया को डेड लोग दिखते हैं, स्पेशली एक छोटी लड़की का भूत।
ये एक मेंटल हेल्थ इशू माना जाता है जो रिया पिछले 2 साल से फेस कर रही होती है, लेकिन फिर भी वो अपने काम में टॉप पर होती है। एक ब्रिलियंट पुलिस ऑफिसर, उसे एक प्रमोशन भी ऑफर किया जाता है, लेकिन वो क्लियरली मना कर देती है क्योंकि उसका फोकस उस गांव के केस पर होता है। पर सवाल ये है, क्या रिया को ये केस क्यों चाहिए और वो छोटी लड़की कौन है जो उसे बार बार नजर आती है। इसी के साथ एपिसोड 1 यहीं पर खत्म होता है। एपिसोड 2 7 साल पहले की बात है। संजय और विजय इस गांव में नहीं बल्कि नेपाल बॉर्डर के आसपास घूम रहे होते हैं। उनके पीछे पड़ा होता है एक डेंजरस गैंगस्टर प्रताप। इन भाइयों के लिए बिल्कुल ठीक नहीं होता। संजय के प्रताप के एक आदमी ने देख लिया होता है। संजय भागता है लेकिन वो आदमी उनका पीछा करता है, उनके हेडक्वार्टर तक पहुंच जाता है। जब तक संजय वहां पहुंचता है प्रताप की पूरी गैंग वहां आ चुकी होती है। इस सब के बीच खुद प्रताप उस गांव में अपने घर पे डिनर कर रहा होता है। आराम से खाना खाते हुए वो भाइयों की मौत का प्लान बना रहा होता है, पर उसे ये नहीं पता कि लीला ने गेम ही बदल दिया है। वो वरुण के जंगल गई थी, अपनी एक उंगली का बलिदान दिया और चमत्कार मांगा। और चमत्कार होता है, अचानक से कुछ होता है और प्रताप के आदमियों पर हमला कर देता है, लेकिन संजय और विजय बिल्कुल सेफ रहते हैं। इसका फायदा उठाकर वो दोनों प्रताप के लोगों को खत्म कर देते हैं। उसी वक्त दूसरी तरफ प्रताप अपने खाने में चूक होता है और वही उसकी मौत का रीजन बन जाता है। गांव पहुंचती ही रिया सीधा काम पे लग जाती है। सबसे पहले वो अनाया के घर जाके उसे अभिषेक, संजय और विजय के बारे में सवाल करने लगती है। अनाया को ये सब पसंद नहीं आता, पर वो रिया से बात टाल भी नहीं सकती। दोनों कार में बैठकर निकलते हैं। रिया वेंकट को कार में उतरने को बोल देती है ताकि वो और अनाया अकेले बात कर सकें। रिया सीआईबी की ऑफिसर है, पर अनाया भी अपने जवाबों में स्ट्रांग रहती है। वो कहती है अभिषेक उसके इलेक्शन कैंपेन के फोटोज क्लिक करने वाला था, इसलिए सीसीटीवी में वो उसके साथ दिख रहा था। वेंकट को अपना कैंपेन मैनेजर कहती है, पर उनकी बात अधूरी रह जाती है क्योंकि अचानक से कार ड्राइवर बन के एक अलग रास्ता ले लेता है जो उनका ओरिजिनल रूट नहीं होता। हालत पहले ही खराब होती है, उनके हाथ बंधे होते हैं, लेकिन उसकी मजबूरी से उसे बांध रखा था। संजय ने धमकी दी थी कि अगर उसने अनाया को धोखा नहीं दिया तो वो उसकी छोटी बेटी को नुकसान पहुंचाएगा। बनाके के पास कोई चॉइस नहीं होती, इसलिए उसने रिया और अनाया को गलत रास्ते ले जाकर संजय के पास डाल दिया। लेकिन संजय और उसके गैंग्स ने जो एक्सपेक्ट नहीं किया था वो ये था कि रिया भी उस कार में होगी। जैसे ही सब कुछ समझ में आता है, रिया एक्शन में आ जाती है। वो सिचुएशन हैंडल कर लेती है और सरप्राइजिंगली अनाया भी थोड़ा हैंड टू हैंड कॉम्बैट कर लेती है। दोनों मिलके गन्स का सामना करते हैं। सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन तभी रिया को एक ब्रेन फेड होता है, यानी उसका ध्यान अचानक से भटक जाता है जब उसे एक छोटी लड़की की झलक फिर से दिखाई देती है। उस मूवमेंट में रिया स्लो हो जाती है और एक गांव के उसके सर पर वार कर देता है। अनाया अपनी तरफ से रिया को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन जब देखती है कि सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है वो वहां से भाग जाती है। थोड़ी देर बाद विजय आता है और अपने गुस्से में भाई संजय पर चिल्लाता है। उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता संजय ने सीबीआई ऑफिसर पर हाथ उठाया। विजय अपने लोगों को ऑर्डर देता है कि रिया को बेहोशी की हालत में कार के ट्रंक में डाल दो। दोनों भाई जानते हैं कि उन्होंने जो किया है उसके बाद वो पक्के फंस चुके हैं। बस एक चीज ही है जो अब उनकी हेल्प कर सकती है, जिसे वो कहते हैं मॉम के सिक्के वाला जादू। जैसे कि एपिसोड 1 में दिखाया गया था, विक्रांत ने डिसाइड किया था कि वो अपनी मां के डिसअपीयरेंस का राज खोल कर ही रहेगा। जब से उसने अभिषेक के मर्डर और मां के बीच का कनेक्शन महसूस किया है, तब से उसका फोकस सिर्फ एक ही चीज पर है, उर्मिला को ढूंढना। अभिषेक की वाइफ एड्रेस मिल जाता है तो उर्मिला को ढूंढना मुश्किल नहीं होता, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उर्मिला बिल्कुल भी पागल हो चुकी है। कम से कम लोगों का कहना है ये है कि वो कुछ उसने देखा और सहा, उसके बाद
ऐसा होना समझ भी आता है। फिर भी जब विक्रम उसके सामने अपनी माँ वसुधा का नाम लेता है तो उर्मिला उससे पहचान लेती है। उसकी यादें धुंधली होती हैं, लेकिन उस दर्द भरी रात काफी कुछ याद कर लेती है। वो बार बार एक ही बात दोहरा रही होती है, जंगल में शैतान है। इसके बाद विक्रांत को समझ आ जाता है कि उसका अगला कदम क्या होना चाहिए। वो सीधा निकल पड़ता है वरुणा की जंगल की तरफ। रिया को वाकई ही चोट पहुंचाना सजय और विजय की बस की बात नहीं थी। ये कोई ऐसा शो नहीं है जहां हीरोज मर जाते हैं और विलन्स जीत जाते हैं। और वैसे ही ये दोनों भी इतने इडियट हैं कि उन्होंने सोचा भी नहीं कि फिंगर सैक्रिफाइस करने के लिए और गलत आइडिया हो सकता है। इन लोगों ने अपने आदमी बिरजू भेज दिया वरुणा के जंगल में ताकि वो अपनी उंगली का बलिदान दे और मिरेकल मांगे, लेकिन जैसा कि एक्सपेक्टेड था बिरजू ने वो नहीं मांगा जो भाइयों के लिए जरूरी था। उसने क्या मांगा हमें नहीं पता, लेकिन जो बाद में होता है उससे ये क्लियर हो जाता है कि उसने भाइयों के दुश्मनों की मौत नहीं मांगी थी। भाइयों का स्टुपिडिटी लेवल यहीं खत्म होता है। अब वो सोचते हैं कि उस गैंग को मार दें, लेकिन वो बंदा सिर्फ मुस्कुराता है। अगले ही सेकंड चारों तरफ धुआं छा जाता है और सजे विजय की बॉडी फ्रीज हो जाती है, जैसे भी वो हिल नहीं सकते। तभी एक शैडो फिगर हवा में से आता है, लगता है जैसे आसमान से गिरा हो। ना वो पूरा आदमी होता है ना वो औरत, और सबसे खास बात वो इंसान तो बिल्कुल भी नहीं लगता। कुछ ही सेकंड में वो एंटिटी भाइयों के हाथ काट देता है और उनकी वहीं पर मौत हो जाती है। उसके बाद वो बिरजू के पास जाता है जो कार के पास छुपा होता है। जैसे ही वो उसका कटा हुआ अंगूठा देखता है उसे छोड़ देता है और हवा में गायब हो जाता है। रिया जो कार के ट्रक में होती है सब कुछ सुन लेती है, लेकिन कुछ समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है। जब तक विक्रम क्राइम सीन तक पहुंचता है सब कुछ हो चुका होता है। रिया रेस्क्यू करता है और दोनों मिलके देखते हैं कि एक आग का गोला बना हुआ है। उसके बीच में दोनों भाइयों की बॉडीज और उनके कटे हुए हाथ पड़े होते हैं। उनके फियर हेड पर अजीब सिंबल होते हैं, बिल्कुल जो अभिषेक के साथ हुआ था। वही पास ही उन्हें एक टनल का एंट्रेंस भी मिलता है और यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है। एपिसोड 3। अब 2 मर्डर हो चुके होते हैं, टेक्निकली 3, लेकिन दोनों भाइयों को एक ही काउंट किया जा रहा है। रिया पूरी तरह से तैयार है कि उसे पता लगाना है ये सब क्या हो रहा है। थोड़ा इधर उधर होने के बाद वो विक्रम को अपनी इन्वेस्टिगेशन टीम में शामिल कर लेती है। वैसे भी उसने पूरा लॉजिक है, विक्रम के पास एक कॉइन है और अब बिरजू के पास भी एक कॉइन है, वही जो उसके पास कल रात से था। बिरजू का विश भी सामने आ जाता है। उसने अपने खोए हुए बेटे का लौटने की दुआ मांगी थी और लगता है कि ये काम कर गया क्योंकि उसका बेटा अचानक से लौट आता है। रिया को ये सब कुछ समझ नहीं आता, लेकिन अच्छी बात यह है कि वो हर पॉसिबिलिटी के लिए ओपन है। शायद इसलिए वो शास्त्री जी की प्रमोशन को भी इग्नोर नहीं करती। शास्त्री जी ने अपने आप को शैडो वर्शियर बोलते हैं और उनका मानना है कि वो तीसरे विक्टिम होंगे। इस एपिसोड की शुरुआत शास्त्री जी के डर से होती है। वो एक शैडो देखते हैं जो उन्हें मौत जैसा लगता है। जब रिया उनसे पूछती है कि उन्हें कैसे पता कि वो अगला टारगेट है, तो शास्त्री जी एकदम शांत होते हैं और एक नाम बताते हैं, जिमी, जो उनका पुराना दोस्त है। जब रिया और शास्त्री की बात कर रहे होते हैं तभी उनकी वाइफ कलिंदी अचानक वहां आ जाती है और बताती है कि उन्हें अपने बेटे अमृत को खाना खिलाना है। शास्त्री जी जल्दी से वहां से निकल जाते हैं और रिया कंफ्यूज हो जाती है। दूसरी तरफ विक्रम इन्वेस्टिगेशन में अकेला काम कर रहा होता है। रिया ने उसे टीम में शामिल कर तो लिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि विक्रांत अपने तरीके से काम करना छोड़ देगा। सच कहीं न कहीं तो काफी काम कर रहा होता है। जैसे जिमी के पास जाना एक मास्टर स्ट्रोक था, क्योंकि वहां से उसे जो इन्फॉर्मेशन मिली थी वो प्राइसलेस है। ये सब आसानी से नहीं मिलता। पहली बार तो जिमी जैसे ही समझता है कि विक्रम एक पुलिस वाला है, तुरंत से निकलने के लिए बोल देता है। क्लियरली पुलिस वालों से उसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन एक पावरफुल कट इशू के सॉल्व करने के लिए, जिसका क्रेडिट
अनाया को जाता है। जिमी का भरोसा मिल जाता है विक्रांत को और फिर जो बातें जिमी बताता है वो लिटरली माइंड ब्लोइंग होती है। जिमी बताता है कुछ ऐसा ही 1952 में हुआ था। उसके ग्रेट ग्रैंडफादर ही इस केस को तहकीकात कर रहे थे। वैसे ही वही आदमी एपिसोड 1 के स्टार्ट में दिखाया गया था जो एस्थिस के खिलाफ गांव वालों को लीड कर रहा था। जिमी के पास कुछ बहुत पुराने सीक्रेट डॉक्यूमेंट हैं जिनके बेस पर उन्हें कंक्लूड किया गया है कि मर्डर्स के पीछे एक सीक्रेट सोसाइटी यानी कि कल्ट का हाथ है। इनका ताल्लुक अयस्थ मॉडल के सिंबल से। अयस्थ का मतलब होता है एक गिमोटिक डिजाइन जो कंज्यूमर्स के रिप्रेजेंट करती है। इस डिजाइन में 8 सिंबल हैं और जिमी अब तक 3 का मतलब समझ चुका है। पहला सिंबल है टोर्सो, दूसरा सिंबल है लिम्ब ऑफ शैम्बल जो हिंदू माइथोलॉजी के फेमस डीमन है, तीसरा सिंबल है हेड ऑफ अ टीचर। और अगर विक्टिम को देखा जाए तो ये थ्योरी परफेक्टली भी फिट बैठती है। तीसरा सिंबल यानी हेड ऑफ अ टीचर क्लियरली पॉइंट कर रहा है जिमी का दोस्त शास्त्री जी के खिलाफ। इस एपिसोड में अनाया का रोल थोड़ा कम है। सजे के गन से फाइट करने के बाद अनाया और रिया दोनों एक नए फेस में पहुंचती हैं। जब सीबीआई ऑफिसर एक पॉलिटिशियन को ग्रिल कर रहा होता है तब रिया क्लियरली अनाया को डाउट करने लगती है। वो कहती है कि सीबीआई ऑफिसर की डेथ का फायदा उठाना अनाया को हो सकता है और इसलिए उसने रिया को बेहोशी के बारे में पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि अनाया एक होटल में विक्रांत से मिलती है। पता चलता है कि वो अपने नॉट सो पैरालाइज्ड हस्बैंड जीराज पर नाराज होती है और उस पर नजर रख रही होती है। जीराज जो सस्पेंडली बीमार है असल में बिल्कुल ठीक होता है और एक स्लेजी अफेयर में लगा होता है। जीराज को बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता कि उसकी बीवी अनाया ने उसके अगेंस्ट प्लान बना रही होती है। वो आदमी काम नहीं है, एक बेकार और घटिया इंसान है। अब गरीना तक ये भी क्लियर नहीं है कि विक्रम और अनाया के बीच क्या चल रहा है, सिर्फ दोस्ती या कुछ और भी। शायद आगे पता चल सकता है लेकिन ऑनेस्टली इतना फर्क भी नहीं पड़ता। अब आते हैं एपिसोड के सबसे हैवी मूवमेंट पर। रिया जी प्रमोशन के बारे में और जानकारी लेने घर जाती है। वहां जाके उसे पता चलता है कि अमृत यानी शास्त्री जी का बेटा तो पहले ही मर चुका है। पर ये बात ना शास्त्री जी को डिस्टर्ब करती है और ना ही खलीद को। और शास्त्री जी को सॉलिड बॉम्ब गिरा देते हैं। वो कहते हैं कि रिया को भी सरप्राइज नहीं होना चाहिए क्योंकि उसमें भी मेरिट लोगों को देखने की है पावर। रिया इस बात को डिनाई नहीं करती। मतलब अब ये क्लियर है कि शास्त्री जी झूठ नहीं बोल रहे। जब रिया उनसे पूछती है कि उन्हें कैसे पता चला कि उसकी मौत करीब है तो शास्त्री जी बताते हैं कि सजय और विजय की डेथ के बाद जब इन्वेस्टिगेशन चल रही थी तब वो चुपके से वरुणा फॉरेस्ट चले गए। वहां उन्होंने चमेली की खुशबू महसूस की जो उनके लिए मौत का संदेश होता है। उनका कहना होता है कि उन्हें उन भाइयों में से एक के भूत से बात भी की थी और सबसे बड़ी बात उन्होंने मौत की छाया को खुद देखा था यानी शायद वही किलर। और फिर होता है कुछ ऐसा जो एक्सपेक्टेड नहीं था। जैसे ही वो अपने डर के बारे में बात करते हैं, मौत का डर नहीं बस एक होने का, शास्त्री जी अचानक से रुक जाते हैं। उनका गला घुटने लगता है, वो नीचे गिर जाते हैं और उनका सर किसी सॉलिड चीज से टकरा जाता है, खून निकलने लगता है। रिया तुरंत खलीद को बुलाने के लिए चिल्लाती है और उसे ढूंढने लगती है पर उसकी तलाश जल्द ही भयानक सीन में बदल जाती है। उसे मिलती है लाश, खलीद की हेडलेस बॉडी। शास्त्री जी बिल्कुल सही थे, बस बात ये थी कि विक्टिम वो खुद नहीं थे। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म। एपिसोड 4। एपिसोड की शुरुआत होती है विक्रम और कविता के साथ। दोनों काफी खुश नजर आ रहे होते हैं किसी बड़ी मुसीबत के आने से पहले। तभी विक्रम को एक बॉक्स मिलता है जिसमें एक हार्ड ड्राइव होती है। विक्रम को इसमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होता लेकिन कविता जो एक जर्नलिस्ट है तुरंत समझ जाती है कि इसके पीछे कुछ बड़ा है। उसका इंटेंशन सही भी निकलता है। हार्ड ड्राइव में एक मैसिव स्कैम होता है जिसमें टेलीकॉम मिनिस्टर भी इन्वॉल्व होता है। कविता एक्साइटेड होती है क्योंकि ये उन दोनों की लाइफ बदल सकता था लेकिन विक्रम टेंशन में आ जाता है क्योंकि जिसके हाथों से ये बॉक्स आया था वो आदमी अब जिंदा नहीं है। उसे लगता है उन दोनों के साथ भी कुछ बुरा हो सकता है। कविता उसकी बात नहीं सुनती, दोनों में झगड़ा हो जाता है पर फिर जल्दी ही
सब ठीक हो जाता है। वो खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती। कविता के अपार्टमेंट के बाहर विक्रम को 2 गोलियां लगती हैं। जब कविता भाग के बाहर आती है तो कुछ लोग उस पे भी अटैक करते हैं और उसके सर पर रॉड मार देते हैं और उसे बेहोश कर देते हैं। सबसे हैरानी की बात यह है कि विक्रम 2 बार पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली लगने के बावजूद भी जिंदा बच जाता है। क्या ये वसुधा का मिरेकल है या शायद वक्त ही अच्छा है? शास्त्री जी के घर में रिया को उस कमरे में एक अजीब सी स्मेल आती है जहां खालिदी का मर्डर हुआ था। ये वही स्मेल होती है जो उसने वरुणा के जंगल में महसूस की थी। रिया और विक्रम को समझ आ जाता है कि किलर ने कोई ऐसी टैबलेट यूज की थी जो धुआं निकालती है और उसे इंसान टेम्परेरी पैरालाइज हो जाता है। सबसे अजीब बात ये होती है कि खालिदी ध्यान लगाए हुए पोजीशन में मिलती है जिसे वो खुद किलर का इंतजार कर रही थी। रिया ये भी रियलाइज करती है कि खालिदी ने ही शास्त्री जी की चाय में कुछ मिलाया था जिसकी वजह से वो मर गया। इससे ये बात क्लियर हो जाती है कि खालिदी के कल्ट भी पार्ट है और उसने खुद को कुर्बान किया था ताकि जो भी उनका प्रोसेस है वो चलता रहे। जब रिया और विक्रम उसके कैप बोर्ड में छुपी एक सीक्रेट अपार्टमेंट खोलते हैं तो वहां उन्हें बाकी सब सिंबल्स मिलते हैं। अब रिया के लिए नेक्स्ट लॉजिक स्टेप होता है जिमी खान से सिंबल डिकोड करवाना और वो वही करता है। विक्रम मीनवाइल प्रमोद को ये पता लगाने भेजता है कि वो स्मोक टैबलेट्स कहाँ से आई थी। विक्रम अपने तरीके से काम करता रहता है। इस बार वो अभिषेक की वाइफ से मिलता है जिससे लगता है कि उसके हस्बैंड का मरना कोई बड़ी बात नहीं थी क्योंकि वो काफी बैड कैरेक्टर आदमी था। वो बताती है कि अभिषेक का अफेयर एक पुलिसमैन की वाइफ के साथ था और जब वो उस पुलिस वाले को पता चला तो उसने अभिषेक को सबक सिखाने की कोशिश की। लेकिन जब अभिषेक जंगल गया तो लौटे बिना ही अंगूठा उसका नहीं था। फिर कुछ दिन बाद वो पुलिस वाला भी मर गया और अभिषेक हर जगह अपने मैजिक के बारे में बातें करने लगा। अब तक तो हमें समझ ही आ गया था कि असली में क्या हुआ था। जैसे ही जिमी खान नया सिंबल डिकोड करता है विक्रम के दिमाग में पहला ख्याल आता है अगला टारगेट अनाया हो सकती है। वो तुरंत उसे वार्न करता है और फिर उसकी रैली पे चला जाता है। अनाया उस रात मिस्टर खान के एक घर में रुकने वाली होती है क्योंकि वो वहीं कैंपेन कर रही होती है। तो विक्रम डिसाइड करता है कि वो उसके साथ रहेगा। रात के वक्त दोनों थोड़ा इमोशनल हो जाते हैं और हल्का सा फिजिकल मूवमेंट भी होता है। ये क्लियर हो जाता है कि कविता के आने से पहले विक्रम और अनाया के बीच कुछ तो था लेकिन प्रेजेंट में विक्रम एक मूवमेंट के लिए वीक पड़ जाता है पर फिर खुद को रोक लेता है शायद गिल्ट की वजह से। अनाया का चेहरा उदास हो जाता है लेकिन ज्यादा वक्त नहीं गुजरता और अनाया पर एक अटैक होता है पर ये शैडो किलर नहीं होता बल्कि वो उल्लू बॉन्टी होता है जो अपने भाइयों का बदला लेने आया था। अच्छा हुआ विक्रम वहाँ था वरना अनाया का क्या होता। लेकिन ये बात भी क्लियर हो जाती है कि अनाया प्रिंसेस नहीं है जिसे किलर ढूंढ रहा है। इस एपिसोड में हमें ये तो पता चलता है कि वो प्रिंसेस कौन है। हाँ मैंने भी कुछ नोटिस किया इसके बारे में बाद में बात करेंगे लेकिन एक बात पक्की है किलर एक औरत है और ये बात बेचारे प्रमोद शनि पे भारी पड़ती है। गलत जगह गलत वक्त पूरी तरह से। बहुत सारी जगह ढूंढने के बाद प्रमोद पहुंचता है एक एंटिक शॉप पर। रात के टाइम वहां जाना वैसे भी रिस्की होता है और जब तुम्हें पता है कि एक किलर आसपास घूम रहा है जिसका फेवरेट वेपन है एंटिक स्वार्ड तो वहां जाना और भी डेंजरस हो सकता है। लेकिन प्रमोद अंदर चला जाता है। किलर ऑलरेडी वहां होती है अपना काम कर रही होती है और इसी वजह से प्रमोद बन जाता है नेक्स्ट विक्टिम। किलर के साथ एक गिलास जार में एक औरत का चेहरा भी दिखता है जो देखने में कुछ कविता जैसा लगता है। थोड़ी देर बाद रिया पहुंचती है। उसे तुरंत नहीं पता चलता लेकिन प्रमोद मर चुका होता है। यहाँ पे पहली बार रिया के प्रॉपर फेस ऑफ होता है किलर से। दोनों के बीच अच्छा खासा फाइट होता है। फाइट के बीच में ही जब रिया प्रमोद का डेड बॉडी देखता है तो वो शॉक्ड हो जाती है और इसी डायरेक्शन का फायदा उठा के किलर वहाँ से निकल जाता है। अब विक्रम ने अपना सबसे अच्छा दोस्त भी खो दिया था। ये चीज उसे तोड़ के रख देती है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। डाला मर्डर्स एपिसोड 5 की शुरुआत होती है एक फ्लैशबैक से। 20 साल पहले वरुणा जंगल के एक केव में एक बीमार आदमी आता है। उसका शरीर
शरीर खून और खांसी से भरा होता है। वो मिरेकल मानता है, अपना अंगूठा कटवाता है ताकि उसका मिरेकल पूरा हो सके, सिर्फ इस उम्मीद में कि उसकी बेटे उसी बीमारी से ना मरे जो उसके पिता और दादा को ले गई थी। वहाँ उस आदमी की मदद करती है मिथाली, वही औरत जो खलेदी के पास मिरेकल के कॉइन्स बांटती थी। बीमार आदमी मिथाली से गुहार करता है कि वो उसके बेटे को अपना ले, उसे माँ की तरह बड़ा करे। मिथाली मान जाती है। अब हम देखते हैं प्रेजेंट में। पता चलता है कि वो बेटा और कोई नहीं वेंकट है। मिथाली गुस्सा कर वेंकट के घर आती है और बताती है कि उसकी जिंदगी खतरे में है। अगला मर्डर उसका हो सकता है, लेकिन बचने का एक तरीका है। किलर का लेटेस्ट शिकार कौन था ये अभी तक कंफर्म नहीं हुआ। रिया खुद अपने दिमाग के दर्द से लड़ रही थी। उसे बार बार एक छोटी लड़की का विजन दिखाई देता था जिसे वो एक शूट आउट में नहीं बचा पाई थी। तब से वो गिल्ट रिया के पीछा नहीं छोड़ रहा। प्रमोद के विक्टिम संस्कार में रिया और विक्रम अपने गम शेयर करते हैं, लेकिन विक्रम का दर्द कुछ ज्यादा गहरा होता है। मर्डर्ड बॉडी की पहचान एक मेटल इम्प्लीमेंट से होने वाली होती है, लेकिन विक्रम पहचान लेता है कविता का चेन देखकर, एक ऐसा पीस ऑफ ज्वेलरी जिसमें उसका बटन पेंडेड होता है। अब ये केस विक्रम के लिए सिर्फ इन्वेस्टिगेशन नहीं, बदले का रास्ता बन जाता है। रिया को उसके बॉस और पेडट मिलने आते हैं और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है जहां रिया से टफ सवाल किए जाते हैं। अनाया भी आती है अपने लोगों के साथ और रिया पर सवाल उठाती है उसकी क्रेडिबिलिटी पे और उसकी छोटी लड़की को ना बचाने पे। विक्रम बाउंड्री से पूछता है जिसका लीड उसने लीला यादव तक ले जाता है। सजय और विजय की माँ लीला बताती है कि मिथाली शॉप चलाती है और खलीद ही कॉइन्स बनाती है मिरेकल्स के लिए। वहीं से वो विक्टिम को एक स्केच देती है, एक आदमी का अजीब सा चेहरा जिसमें उसने पहले पूजा का देवता समझा था, लेकिन अब लगता है कि वो शैतान है। विक्रम, रिया और जिमी खान मिलकर वॉरन फॉरेस्ट के केव में जाते हैं अपने पास के यंत्राज लेकर। वहाँ के वाल पर वही आदमी बना होता है और मशीन्स उसमें परफेक्टली फिट होती हैं। जिमी कहता है कि ये लियोनार्डो डा विंची का विक्टिम हो सकता है। वेंकट बताता है कि उसके पिता हाउस में नौकर था और वही उसकी मुलाकात कविता से हुई थी। बचपन में ही उसने कविता पर क्रश हो गया था। आज जब वो केव में खड़ा है उसे लगता है कि उसकी मौत तय है, एक नौकर के बेटे पर ले जाएगा। लेकिन वेंकट ने एक चाल चल रखी थी। उसने बिरजू के बेटे अवधेश को अपनी जगह खड़ा किया हुआ था। अवधेश भी एक सर्वेंट का बेटा होता है जो सजय और विजय के लिए काम करता था। मास्क पहने किलर आता है और तलवार चलाता है, लेकिन ये क्लियर नहीं होता कि किसकी जान गई। उस मोमेंट में वेंकट किलर एक ऐसी बात कहता है जो शायद मर्डर्स की असली चाबी है। जिनको मिरेकल्स का फायदा मिला है वही लोग बाद में मर्डरर होते हैं। एक मशहूर स्केच है जो डा विंची ने बनाया है जो विक्टोरियस नाम के रोमन आर्किटेक्ट के लिखे आइडियाज पर बेस्ड है। इस स्केच में एक आदमी दो पोजीशंस में दिखाया गया है, एक जिसमें उसके हाथ में सीधा हॉरिजॉन्टल टी शेप है और पैर में 7 हैं, ये स्क्वायर का अंडर है, और दूसरी पोजीशन जिसमें उसके हाथ पर ये सर्कल का अंदर है। सर्कल का मतलब है कॉस्मोस यानी संसार जो कभी खत्म नहीं होता, और स्क्वायर दिखाता है हमारा मटेरियल या फिजिकल वर्ल्ड जो क्लियर से बना होता है, मिट्टी, पानी, हवा और आग। इसका मतलब है कि आदमी एक ऐसी चीज है जो फिजिकल दुनिया का सेंटर है, लेकिन वो कॉस्मिक या इंटरनल लाइफ का भी एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है। सिंपल शब्दों में बोले तो ये स्केच ये कहना चाहता है कि संस्कार की असली वैल्यू तभी होती है जब उसका एक ह्यूमन विटनेस हो, कोई इंसान जो उसे महसूस करे, समझे और जिए। इसी तरह हिंदू धर्म में भी मंडाला एक सर्कल और स्क्वायर का कॉम्बिनेशन होता है। मंडाला के बीच में शक्ति और शिवा का मिला होता है जिसे उराजरा और एनर्जी जन्म लेती है। यानी मंडाला और विंटिनम दो अलग अलग कल्चर से हैं, लेकिन दोनों एक ही बात कह रहे होते हैं। अब बात करते हैं उन मर्डर्स की जहां विक्टिम के अलग अलग बॉडी पार्ट्स निकाले जा रहे होते हैं। ये आइडिया किसी साइको किलर का नहीं होता, बल्कि एक स्पिरिचुअल और अल्चीमल
एक्सपेरिमेंट का पार्ट है। अयस्ती कल्ट एक एक्सपेरिमेंट के टाइम गांव के हाथों मार दिए जाते हैं। वो लोग एक ह्यूमनकुलस को जिंदा करते हैं। उसी वक्त चिट्ठी मशीन और एक स्टोन लेकर भाग गई थी। ये स्टोन ही है फिलोसफर स्टोन। ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। कल्ट तो अब खत्म हो गया, लेकिन उसके ट्रेसेस गांव के लोगों में रह रहे हैं, जैसे वसुधा और मिला, मिथली और केव में जो आदमी था। अब ये लगता है कि वो लोग एक नए होमुकलस बना रहे हैं जो इस डायग्राम को फॉलो करते हैं। जितने भी बॉडी पार्ट्स इकट्ठा हो रहे हैं वो एक परफेक्ट बॉडी या वेसल बनाने के लिए तैयार हैं। जब वो बॉडी कंप्लीट हो जाएगी, चिट्ठी वाली मशीन उसमें एनर्जी डालेगी और स्टोन उस डेड बॉडी में लाइफ डालेगा। शायद वो किसी अपने को जिंदा करना चाहते हैं, या हो सकता है वो अपने डिस्ट्रॉयड कल्ट का बदला लेना चाहते हैं। जो भी हो, उनका मिशन क्लियरली किसी स्पिरिचुअल और साइंस के बीच के डार्क फैशन पर बेस्ड है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। एपिसोड 6 एक फ्लैशबैक 25 साल पहले का दिखाया जाता है। जब जिमी लड़का में रहता था, उसने घर फोन किया और उसका बेटा फोन उठाता है। बात करते करते पता चलता है कि उसकी माँ की डेथ हो गई है। जिमी एक अब्सेंट फादर रहा है, लेकिन सालों बाद जब वो वापस आया घर में तो जिमी से कहा गया कि अच्छे दादा की बनने की कोशिश करे। अब जब रिया नए मर्डर्स की इन्वेस्टिगेशन में लगी है, जिमी उसे कॉल करके बताता है कि अगला एलिमेंट एक बच्चे का दिल हो सकता है। और दूसरी तरफ अनाया और विक्रम कविता के लिए शौक मना रहे होते हैं। विक्रम को पता चलता है कि अनाया ने कविता की रिलीज पेपर साइन किए थे। जब अनाया इसकी तहकीक करती है तो वो वेंकट तक पहुंचती है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा होता है कि एक आदमी उसे एम्बुलेंस में उठा ले गया। जब एम्बुलेंस को ट्रेस किया जाता है तो एक एम्बुलेंस एक फील्ड में मिलती है जहां उसे ऑटोमेटिक डॉट्स फायर होते हैं। रिया को गांव भेज दिया जाता है सुपरविजन में, लेकिन रिया का गिल्ट उस छोटी लड़की के केस से अभी भी जिंदा है। इसलिए वो ऋत्विक को बचाने के लिए फैसला करती है। एक हिम्मत भरे मूवमेंट में वो एम्बुलेंस के अंदर जाती है और ऋत्विक को बचाकर बाहर ले आती है। इस वजह से अनाया उसके लिए थैंकफुल फील करती है। जब रिया फील्ड में ऋत्विक को बचा रही होती है तब विक्रम वेंकट के ऑफिस जाता है। वहां उसे डेस्क में एक सीक्रेट कंपार्टमेंट मिलता है जिसमें कविता की कुछ पुरानी चीजें और एक घर का फ्लेयर होता है। इस लीड को फॉलो करते हुए विक्रम एक जगह पहुंचता है जहां वेंकट कविता के फ्लैट की पुरानी फुटेज देख रहा होता है। दोनों के बीच झामाझाम होती है और वेंकट कन्फेस करता है कि वो कविता से तब से प्यार करता है जब से वो 12 साल की थी। वेंकट कहता है कि जब उसने जिंदगी में कुछ बन लिया, घर खरीदा और कविता से मिलने दिल्ली गया तो विक्रम ऑलरेडी उसके साथ था। इस वजह से वेंकट ने अगले दिन कविता के घर में कैमरा इंस्टॉल कर दिया जिसमें उसने डीडी के केस और मिनिस्टर सुमर राणा को 20 मिलियन वाले स्कैम का राज जान लिया। उसने सुमर को अलर्ट कर दिया और फिर विक्रम को मारने के लिए लोग भेजे। फिर कविता को चोट लगी और वो कोमा में चली गई। वेंकट ये सब कन्फेस करता है, लेकिन कहता है कि वो असली किलर नहीं जानता क्योंकि किलर उसके पीछे भी आया था। ऋत्विक बच जाता है तो लगता है कि अब सब ठीक हो गया, लेकिन किलर का टारगेट ऋत्विक नहीं था। जिमी के घर पर किलर आता है और नूर को ले जाता है। नूर के फादर का कटा हुआ फिंगर मिलता है जो दिखाता है कि वो अभी भी वरुणा फॉरेस्ट के मिरेकल्स का शिकार है। वेंकट जो अनाया के कैंपेन मैनेजर है, मिथली का गोद लिया हुआ बेटा था। हमें मिथली के कल्ट कनेक्शन के बारे में ज्यादा नहीं पता, लेकिन वो हमेशा हल्दी के क्वाइन देने वाले रिटाइल में होती है। शायद वेंकट ने बचपन से ही ये सब देखा हुआ है और कुछ सीक्रेट नॉलेज रखता है। उसके बारे में ये भी माना जाता है कि वो वरुणा फॉरेस्ट के एक मिरेकल है। शायद इसी वजह से उसने किसी और की बलि देकर किलर को बचाने का तरीका निकाला। डायरेक्टली वो शायद किलिंग में शामिल नहीं है, लेकिन उसके पास कल्ट के बारे में काफी नॉलेज हो सकती है जो फ्यूचर में एक विटनेस या सोर्स बना सकता है। पर इसके बावजूद जो उसने कविता के साथ किया उसके लिए वो ऑब्सेस्ड और डेंजरस स्टेकलर की माना जाता है। अब गांव के केस एक ड्यूटी नहीं बल्कि उसके लिए एक तरीका बन गया है अपने आप को प्रूव करना। जब प्रेडिट जैसे सीनियर ऑफिसर एक्शन लेने
करने से कतरा रहे हैं। तब रिया अपने दिल की सुनती है। वो बिना डरे एम्बुलेंस के अंदर घुस जाती है, रेटविक को बचा लेती है। शायद इसी एक हीरोइक मूवमेंट से अनाया के सब क्वेश्चन का जवाब मिल जाता है। जब वो रेटविक को बचा लेती है उसी वक्त हमें दिखता है कि वो छोटी बच्ची जिसका भूत उसे दिखाई देता था एक शांत मुस्कुराहट के साथ रिया की नजरों से दूर चला जाता है, यानी कि अब वो उसे दिखाई नहीं देगा। रेटविक तो बच गया, लेकिन किलर नूर को ले जाता है कि सभी भी रिया के जर्नलिज्म में है और ये नया हादसा उसके लिए एक और इमोशनल झटका बन जाता है। एक और छोटी लड़की जिसे वो नहीं बचा पाई। पहले लगा था कि इन्वेस्टिगेशन हो गई, लेकिन अब लगता है कि ये बस सिर्फ एक नई गिरफ्त का स्टार्ट है। किलर ने रेटविक को बस एक डिस्ट्रैक्शन के लिए यूज किया था, असली टारगेट तो नूर थी। जिमी खान जो अपने बेटे को बचपन में कभी मौजूद नहीं रहा, अब अपने परिवार के पुराने राज समझने की कोशिश कर रहा है। उसका दादा जिसे हम पहले एपिसोड में देख चुके हैं, जो मशालों के साथ अयस्ती के हिंदुआदम पे छुपा हुआ मारने गया था। जिमी जब क्लू जोड़ने की कोशिश कर रहा होता है तब उसे नूर के फैमिली फोटो में एक शॉकिंग डिटेल मिलती है। जुल्फी का अंगूठा नहीं है। ये कंफर्म करता है कि जुल्फी ने नूर के लिए किसी मिरेकल की डिमांड की थी और इसके बदले में उसने अपने अंगूठा दिया। लेकिन बाकी सब केसेस की तरह इस बार भी जिमी और रिया देर से पहुंचते हैं। किलर अपना काम कर चुका होता है और फिर से दोनों क्लू देखते रह जाते हैं। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। एपिसोड 7 रिया, जिसका कनेक्शन केस से अब तक क्लियर नहीं था, एक नाइटमेयर से उठती है। सपने में एक औरत दिखाई देती है जो बिल्कुल उसकी तरह दिखती है और वो एक नाम लेती है, यस्त। इसी वक्त उसे कॉल आता है कि जिमी खान होश में आ गया है। रिया हॉस्पिटल जाती है जहां जिमी उसे एक किताब देता है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया बाय रॉबर्ट मैक्लरी। जब रिया 5th पेज पर पहुंचती है तो उसे एक फोटो दिखती है, नंदिनी, जो उसकी एग्जैक्ट कॉपी लगती है और साथ में एक और आदमी, अनंत पंत, एक मशहूर साइंटिस्ट। नंदिनी और अनंत एक न्यूक्लियर प्लेनेट प्रोजेक्ट के हिस्से में थे, गांव आए थे। रॉबर्ट क्लियो उस वक्त फॉरेस्ट ऑफिसर था। प्लेनेट के लिए वरुणा फॉरेस्ट के बीच के साथ साइट चुना गया था, लेकिन लोकल और दूसरे लोगों ने और जगह सजेस्ट की, लेकिन अनंत मना कर देता है और कहता है कि वो रात में ही फॉरेस्ट के अंदर जाके साइट देखेगा। जब वो लोग वरुणा फॉरेस्ट के अयास्ती पहुंचते हैं, जो अयास्ती कल्ट का वॉरशिप प्लेस है, लोकल कहते हैं कि नंदिनी जाके अयास्ती से बात करे। नंदिनी अंदर जाती है और वहां की मुलाकात होती है रुक्मणी से, जो अयास्ती की लीडर यानी महामानी है। रुक्मणी उसे बताती है यस तो उनका भगवान अपने चूजन लोगों को चुनता है और एक दिन नंदिनी भी उनमें से होगी। तभी अनंत अंदर आता है, सब कुछ रुक देता है और कहता है कि ये जगह डिस्ट्रॉय कर दी जाएगी। वो नंदिनी को वापस ले जाता है। नंदिनी घर आकर मशीन का एक प्रोटोटाइप डिजाइन करती है और अनंत को मनाने की कोशिश करती है कि उस साइट को बदल दे, पर अनंत मना कर देता है। कुछ ही दिन बाद अयस्ती डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है और अयस्तिस सिर्फ गुस्से भरी नजरों से देखते रह जाते हैं। जब नंदिनी वहां से जा रही होती है, रुक्मणी कार के विंडो पे आती है और कहती है इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। उसी रात रुक्मणी नंदिनी के घर आती है अयस्ती के साथ और कहती है तुम्हें चुना गया है। अयस्ती ग्रंथ में लिखा है कि एक औरत मशीन बना रही है जो प्रेग्नेंट है और जिसका पति मर चुका है, वो यस्ट के लिए स्पेशल है। नंदिनी अभी भी कंफ्यूज होती है। तभी न्यूज आता है अनंत की मोटरसाइकिल एक्सीडेंट में डेथ हो गई है। नंदिनी कल्ट ज्वाइन कर लेती है इस उम्मीद में कि वो लोगों को जिंदा कर सकेगी अपनी मशीन से, पर कल्ट का असली गोल कुछ और था। वो एक भगवान बनना चाहते थे। यस्ट जो मर्डरर्स गांव में रह रहे हैं वो पहले भी हो चुके हैं। तब जब रुक्मणी यस्ट को बनाने की कोशिश कर रही थी, उन्होंने एक डेड बॉडी बनाई थी अलग अलग पार्ट से और बस एक फाइनल स्टेप बाकी था। तभी गांव के कुछ लोगों ने उनके ऊपर हमला कर दिया और सारा का सारा प्लान बर्बाद कर दिया। नंदिनी एक मशीन बनाई थी जो एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करती है, पर उसके लिए अंगूठा देना पड़ता है। मिरेकल्स टेम्परेरी थे, लेकिन असल में हर मिरेकल्स का प्राइज इंसान की जान थी जो यस्ट के क्रिएशन में लगती थी। जब फाइनल स्टेप आता है, रुक्मणी कंट्रोल को बैठती है। वो नंदिनी का शुक्रिया अदा करती है और कहती है जैसे यस्ट नहीं चुना गया, वो सब
मर जाएंगे, एक नई दुनिया बनेगी। पर नंदिनी ये नहीं मानती। उसने मशीन जिंदगी देने के लिए बनाई थी, मौत बांटने के लिए नहीं। वो मशीन को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करती है। रुक्मणी उसकी गर्दन पे छुरा मार देती है। मरने से पहले नंदिनी यस्ट की बॉडी को अलग लगा देती है। रुक्मणी मशीन लेकर भाग जाती है। ये वही सीन है जो हमें पहले एपिसोड में दिखाया गया था। नंदिनी का बचा हुआ एंग्लो इंडियन कपल ने अडॉप्ट किया। उस बच्चे के रिया थॉमस पैदा हुई। इसका मतलब ये है कि रिया नंदिनी की डायरेक्ट कनेक्शन है और एंथसिस की लेगेसी का एक हिस्सा है। अब सवाल ये है, क्या रिया वापस आएगी और नंदिनी को मौत का बदला लेगी? जब नंदिनी एंथसिस के अंदर जाती है तो रुक्मणी उसे बताती है कि उनका कल्ट दुनिया की नजर में है शैतान माना जाता है, क्योंकि उनकी प्रैक्टिस धर्म से अलग है। एंथसिस एक जगह जहां एक नए वर्ल्ड की पूजा होती है, एक आइडिया की पूजा, जंगलों के बिछड़े रास्तों या उनके बीच हमेशा से दुनिया भर में विचेस यानी चुड़ैले से जुड़ी होती हैं। विचक्राफ्ट असल में एक अल्टरनेटिव रिलीजन ट्रेडिशन होता है जो नेचर, अर्थ और पुरानी कल्चर रिटाइल को रिस्पेक्ट करता है। अगर शो अयस्ती को वरुण जंगल का सिंबल बनाता है, उसकी प्योर ब्यूटी और लोकल कल्चर को उभारता है, तो वो काफी मीनिंगफुल हो सकता है। लेकिन जब न्यूक्लियर प्लेनेट का प्लान होता है तो ये सब तोड़ दिया जाता है, जंगल भी और लोकल बिलीफ भी। अयस्तीज परफेक्ट रेजिस्टेंस सिंबल बन सकती है, पर शो ने उन्हें विलन बना दिया। अगर ये कहानी कांतारा जैसी होती जहां नेचर अपने ऊपर अत्याचार का बदला लेता है, तो ये काफी पावरफुल होता। रिया थॉमस का ब्लड लाइन नंदिनी से जुड़ा हुआ है, उसी ब्लड शेड से भी। अब वो नंदिनी की तरह यस्ट के क्रिएशन को रोकने वाली बन सकती है। एक सर्कल पे रिपीट हो सकता है। रिया अब उसी शोज में जा रही है जहां कभी नंदिनी थी। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। मंडाला मर्डर्स एपिसोड 8 ये इस सीरीज का लास्ट एपिसोड है। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एपिसोड की शुरुआत होती है खलीदी के एक हाई किलर को रेस्क्यू करने से, जो दो लड़कियों के बीच एक टेस्ट रखा जाता है। गर्म लोहे के फ्लोर पर खड़े रहना, हीटिंग बंद हो सकती है अगर कोई एक अयस्थ मंडाला पर फेंक दे। एक लड़की पत्थर फेंकने वाली होती है लेकिन मोक्सा उसे रोक देती है, कहती है हम यस्ट को हर्ट नहीं कर सकते। इसी सीन में हमें दिखाया जाता है कैसे मोक्सा बनी अंधविश्वास, बच्चों के कांटों और ब्रूटल टॉर्चर के बीच पल के वो अब फाइनल सेक्रीफाइस लेने आई थी विक्रम के लिए, क्योंकि विक्रम मिरेकल्स चाइल्ड है। पॉइंट ब्लैक पर गोली लगने के बाद भी जिंदा बच गया। मोक्सा चुपके से विक्रम के बाल्की तक जाती है, एक मेटल डार्ट, और उसे बेहोश कर देती है। फिर उसे बर्डअप शक में डालकर ले जाती है। अभी विक्रम को मारा नहीं जा सकता, उसका खून यस्ट के बॉडी में ट्रांसफर करना है। रिया और अनाया को विक्रम का एक्सीडेंट की खबर मिलती है। जब प्रेड्यूट मदद नहीं करता तो अनाया रिया से कहती है कि वो उसकी फ्रेंड के रूप में मदद करेगी। दो लोकल पुलिस ऑफिसर हेल्प से रिया एक फॉरेस्ट पुराने टैंक तक में एंटर करती है, लेकिन जैसे ही वो अंदर जाती है पुलिस वाले उसे चैम्बर का लेड बंद कर देते हैं। शॉकिंगली ये सब अनाया के इंस्ट्रक्शंस पर हो रहा था। रिया को बचाने के लिए नहीं बल्कि पकड़ने के लिए ये प्लान बनाया था। तो अनाया का असली इंटरेस्ट क्या था? रिया टनल के अंदर आगे चलती है और एक प्रोटोटाइप जोन का सामना करती है जिससे वो बेहोश हो जाती है। सीन कट होता है। विक्रम एक चेयर पर बंधा होता है और उसके सामने यस्ट की बॉडी एक टेबल पर तैयार पड़ा होता है। तभी महामनी एंट्री लेती है, लेकिन वो रुक्मणी नहीं बल्कि अनाया होती है, अपनी माँ जैसे कपड़ों में रेडी टू लीड। वो विक्रम को ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रेडी करती है और किसी को बुलाती है, आमा एंड इट्स वसुधा, विक्रम की माँ जो 25 साल पहले गायब हो गई थी। अनाया कहती है कि वसुधा ने ही उसकी माँ के रूप में उसकी परवरिश की और वो खुद भी कभी नहीं मरी, क्योंकि पवन की मौत मिरेकल से पहले हो गई थी। तो उस मिरेकल का बैलेंस अभी भी पेंडिंग है।
वसुधा भी शौक है, बार बार कहती है मुझे मेरा बेटा चाहिए। उस ट्रेंस में वो विक्रम को इंजेक्शन लगा देती है जिससे वो फिर से बेहोश हो जाता है। जब ट्रांसफॉर्मेशन होने जा रहा होता है तभी लाइट्स ब्लिंक करना शुरू कर देती हैं। एक मिरेकल होने लगता है। वसुधा बार बार चंट करती है मेरा बेटा वापस आ जाए और मिरेकल होता भी है, लेकिन पवन के लिए नहीं, विक्रम के लिए। यश तो उसका खून एक्सेप्ट नहीं करता और ब्लड वापस विक्रम की बॉडी में चला जाता है। तभी रिया होश में आती है और चैम्बर में एंट्री करती है। उसका सामना होता है अनाया से। दोनों के बीच हैंड टू हैंड कॉम्बैट होता है और अंत में रिया छुरा घुसा देती है और अनाया के गले में, वैसे ही जैसे कभी रुक्मणी ने नंदिनी को मारा था, और अनाया की मौत हो जाती है। रिया सीबीआई हेडक्वार्टर वापस जाती है और केस का रिपोर्ट फाइल करती है। वो कहती है मैं इस कहानी का असली राज तक पहुंचूंगी। अयस्तिस के बारे में अभी बहुत कुछ जानना बाकी है। ये एंडिंग क्लियरली मैंडाला मर्डर्स को एक और जॉनर में ले जाती है। मर्डर मिस्ट्री से माइथोलॉजिकल साइकोलॉजिकल हॉरर तक का सफर। यहाँ कुछ की सिंबॉलिक और नैरेटिव क्वेश्चन भी उठते हैं। यस्ट के कैरेक्टर का मिस्ट्री अभी भी पूरी तरह सॉल्व नहीं हुआ। यस्तिस उसे एक डिवाइन पनिशर बनाकर प्रेजेंट करते हैं, लेकिन उनके हर रिटाइल सेक्रीफाइस और रिलीजन एंथुसिज्म के बावजूद यस्ट ने ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन रिफ्यूज कर दिया। उसने विक्रम का खून वापस उसी के शरीर में भेज दिया। उसका मतलब है यस्ट एक सेवियर है, डिस्ट्रॉयर नहीं। या फिर यस्ट बैलेंस का एक फोर्स है जो अभी भी एम्बुलेंस, चाहे वो अननेसेसरी मिरेकल्स हो या ब्लाइंड डिवोशन क्रिएट करता है, उसे एलिमिनेट करता है। अगर रुक्मणी और अनाया दोनों गलत थे और नंदिनी सही थी, देन यस्ट इज नॉट मींट टू बी बोर्न थ्रू डिस्ट्रैक्शन बट मे बी ऑलरेडी एग्जिस्टेड। एक और बड़ा क्वेश्चन है, विक्रम को मिरेकल्स 2 बार मिला। पहली बार जब उसे पॉइंट ब्लैक शूट किया गया और दूसरी बार जब यस्ट ने उसका खून रिफ्यूज कर दिया और उसकी जान बचा ली। तो क्या विक्रम खुद यस्ट का रिक्रिएशन बन गया है? पहली मिरेकल एक टेस्ट था, दूसरी मिरेकल विक्रम के अंदर यस्ट का कॉन्सिक्वेशन या एनर्जी ट्रांसफर होने का सिग्नल। ये भी हो सकता है कि वसुधा का प्यार एक्चुअल मिरेकल ट्रिगर हो और यस्ट ने माँ के इमोशंस को रिस्पॉन्ड किया हो। लेकिन अगर विक्रम मुकोसा की एंट्री और उसका टॉर्चर ट्रेनिंग आर्क क्लियरली शो करता है कि वो ब्लाइंडली लॉयल है कल्ट के केसेस के लिए, अगर मैं उसका ब्लड लाइन से लिंक्ड है, तो मे भी वो वरुणा फॉरेस्ट के ओरिजिनल डिस्कॉन्टेंट है। रिया ने अनाया को उसी तरह मारा जैसे रुक्मणी ने नंदिनी को मारा था, उसकी गर्दन पर छुरा मारकर। मैंडाला मर्डर्स की माइथोलॉजी अब एक लार्जर देन लाइफ मिस्ट्री बन चुकी है, जहां हर कैरेक्टर रिया, विक्रम, मस्का, वसुधा एक सिंबल बन चुके हैं। इसी के साथ ये सीजन यहीं पर एंड होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।